नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं। कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है। रोज 50 लाख मुसाफिर मेट्रो से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए ठीक 29 साल पहले 3 मई को डीएमआरसी की नींव पड़ी थी। लेकिन आज 29 साल बाद डीएमआरसी को एक अजीबोगरीब हालात से गुजरना पड़ रहा है। चंद लोगों की वजह से दिल्ली की शान आज सवालों के घेरे में है। कुछ लोगों ने दिल्ली को रील्स और रोमांस का अड्डा बना लिया है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अश्लील हरकतों की वजह से दिल्ली मेट्रो को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मेट्रो में रील्स और रोमांस की इस महामारी का इलाज क्या है, और सवाल यह भी कि वो कौन लोग हैं जिन्हें मेट्रो को अपनी अश्लील हरकतों से बदनाम करने में भी शर्म नहीं आती। आज मेट्रो में फैली इसी बीमारी की चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा। लेकिन मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मेट्रो दिल्ली वालों का गुरूर है। ये मेट्रो वो शान है जो दिल्ली के शानदार होने की गवाही देती है। 50 लाख मुसाफिरों को ये मेट्रो रोज शहर के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाती है। अलग अलग 12 रूट पर दौड़ती ये मेट्रो हर दिल्ली वाले के दिल में धड़कती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो की शान को गुस्ताखियों की नजर लग गई है। मेट्रो को ओछी हरकतों का अड्डा बनाने की कोशिश हुई है। रील्स और रोमांस के लिए दिल्ली मेट्रो को बदनाम करने का ट्रेंड चल पड़ा है। हाल फिलहाल दिल्ली मेट्रो में ऐसा काफी कुछ हुआ है जिसकी वजह से यात्रियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अश्लीलता की हद तक जाकर कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि मेट्रो का सफर क्या महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित है। दरअसल मेट्रो ट्रेन सुरक्षा और सहूलियत के लिए जानी जाती है, लेकिन मेट्रो में ऐसी अश्लील हरकतें बता रही हैं कि आम लोग भी अब ऐसी घटनाओं से परेशान हो चुके हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो इसमें आप एक जगह बाध्य हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप कहीं आपका मन तो करता है मैं उसको चीज को अगर गलत हो रहा तो रोकूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है और कहीं ना कहीं हम बंधे होते हैं, इसलिए नहीं। ना बोलने से तो बढ़ेगी, क्योंकि गलत चीज करने से लोग छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन उनके हिसाब से भी चलने लगेगी। ऐसा होता है कि हमें पहले से सिखाया गया है कि किसी बुरी चीज में मत पड़ो, वरना आप ही फंसोगे। मदद करोगे तब भी फंसोगे। अब वो ये सब कर रहे हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, पर फिर बात हम पे आएगी, फिर हम उस केस में इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए कोई आगे नहीं आता। मेट्रो ट्रेन में अश्लील हरकतों का संक्रमण कैसे रोका जाए, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अभद्र तस्वीरों को लेकर एक्शन में है। उन असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है जो मेट्रो की छवि पर दाग लगा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी लोगों से अपील कर रहा है कि मेट्रो में किसी को कुछ भी आपत्तिजनक नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत डीएमआरसी की हेल्पलाइन को दें। यही नहीं, डीएमआरसी ने यात्रियों को यह भी भरोसा दिलाया है कि वो कोच में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाएगा और ऐसे मसलों पर तुरंत एक्शन लेगा। आपत्तिजनक है तो फिर देखकर चुप क्यों रहते हैं? फोटोज और वीडियोस बनाकर सिर्फ वायरल करते हैं, शिकायत क्यों नहीं करते? दरअसल ये कहना है डीएमआरसी का। वो कहते हैं कि अक्सर ऐसी घटनाओं में को पैसेंजर्स कभी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते, कोई कंप्लेन नहीं करते। वो ये भी नहीं बताते कि किस स्टेशन की बात है, अगला स्टेशन कौन सा है और फला वक्त की क्या पहचान हो सकती है। डीएमआरसी का यही कहना है कि जब तक
उसे कोई कंप्लेन, कोई शिकायत किसी दूसरे पैसेंजर की नहीं मिलती है, तब तक वो भला किसी पर एक्शन कैसे ले सकता है? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पब्लिक प्लेस में अश्लीलता रोकने के लिए नियम कानून नहीं है, लेकिन मेट्रो के कोच में ऐसी घिनौनी हरकतों ने एकदम से सिर उठाया है। जाहिर है मेट्रो के भीतर इस तरह की चुनौती नई है और अब मेट्रो को अश्लीलता की इस महामारी से जूझना है। बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो में सेक्शन 59 ऑफ डीएमआरसी एक्ट डील करता है इस तरीके के न्यूसेंस अगर आप फैला रहे हैं, किसी भी तरीके के न्यूसेंस जिससे अन्य लोगों को, जो आपके को पैसेंजर्स उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो डीएमआरसी एक्ट के तहत भी उसमें सजा का प्रोविजन है। हालांकि जो जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं उसमें जो डीएमआरसी के जो एक्ट्स हैं उनको स्पेसिफिकली लागू कराने की जरूरत है और जो आईपीसी की प्रोविजन है उनमें सजा जो सजा का जो प्रोविजन है उसके तहत एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत है, जिससे इस तरीके के मामले रुके। मेट्रो दिल्ली की शान है और अपनी इस शान पर दिल्ली को नाज भी है, लेकिन हाल फिलहाल दिल्ली मेट्रो को जिन शर्मिंदगियों से दो चार होना पड़ा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि मेट्रो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या पहले जितनी महफूज है? सवाल ये भी कि आखिर क्यों मेट्रो को कुछ लोग अश्लीलता का अड्डा बनाने पर उतारू हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली मेट्रो बार बार इस तरह की डर्टी पिक्चर की चुनौती से निपटने को तैयार है? दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मेट्रो के सामने एक नई चुनौती ये पेश आ रही है। पहले सुरक्षा एक मसला था, लेकिन अब शालीनता भी एक मसला बनता जा रहा है और अश्लीलता के दायरे जिस तरीके से टूट रहे हैं उसको देखकर तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको टैकल कैसे किया जाए। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ खास मेहमान चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एलन राव सर, जो कि डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में और आजकल वकालत भी कर रहे हैं। पुलिस के एक्शन के नजरिए से, कानून के नजरिए से हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे दीपक रहेजा, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये मनोस्थिति है क्या कि आप शर्म हया को किनारे रखकर सब कुछ सबके सामने कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ मानवी तनेजा भी रहेंगी, जो कि मॉडल भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और इनकी रील्स वगैरह भी आप देखते रहे होंगे, सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय भी रहती हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों लाइक्स के चक्कर में, हिट्स के चक्कर में लोग दायरों को तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का एक बार फिर से। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राव सर से करना चाहूंगा। राव सर, इस रिपोर्ट में हमने देखा और डीएमआरसी ने कहा है कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं तो उसकी शिकायत करें। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा तो क्या डीएमआरसी को यह अधिकार नहीं है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान ले? मेट्रोज के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सब कुछ रिकॉर्डिंग होती है, तो इस दिशा में मेट्रो क्या कदम उठा सकती है, डीएमआरसी क्या कदम उठा सकती है? राव सर, आपने अपना ऑडियो जो है म्यूट कर रखा है, उसको प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी आनंद जी, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। हाँ आनंद जी, देखिए डीएमआरसी का ये कहना है कि उनको कोई शिकायत करेगा तभी सुओ मोटो एक्शन, तभी एक्शन लेंगे, सुओ मोटो एक्शन नहीं लेंगे, ये गलत है। क्योंकि ये जो सीसीटीवी लगे हैं और ये सारी चीज जो पूरा प्रावधान किया हुआ है मेट्रो में, वो इसीलिए है कि उनकी वॉच किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि सीसीटीवी तो लग गए लेकिन कंट्रोल रूम में कोई देखता नहीं है, चेक नहीं करता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और वहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए डीएमआरसी का और वहां की पुलिस का। अगर कोई ऐसी बात नजर आती है तो डेफिनेटली डीएमआरसी को चाहिए पुलिस को खबर करें, और पुलिस ऐसे काम में प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का पुलिस को अधिकार है। प्रिवेंटिव यानी कि बिना शिकायत के भी अपने आप कोई ऐसा एक्शन ले जिससे कोई क्राइम ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज में जहां पर कोई ऐसी अश्लीलता पाई जा रही है या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट पाया जा रहा है, उसको तुरंत नोटिस में लाया जाए पुलिस के, और पुलिस को संज्ञान में लेकर इसको अपने आप सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकती है। वो दूसरी बात है कि जिस आदमी के साथ में अगर कोई अपराध हुआ है उसके लिए कंप्लेंट होना भी जरूरी है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन, कोई अपराध ना हो, उसके लिए पुलिस और डीएमआरसी मिलकर काम कर सकती है। अपराध की अगर हो गया है तो उसकी कंप्लेंट अगर कोई देगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक कंप्लेनेंट चाहिए होता है। वो कंप्लेंट देने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरे तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट फाइल होगी, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी, क्या डीएमआरसी का जो अपना एक्ट है उसमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, इनको टैकल करने के लिए प्रावधान है?
बिल्कुल है, डीएमआरसी एक्ट में पूरा प्रावधान है कि कोई भी इस प्रकार का कोई क्राइम करता है तो रोकने का तो है ही है, क्योंकि उनके पास डीएमआरसी के पास सीआरपीएफ की फोर्स है। जी। सीआरपीएफ का काम है प्रिवेंशन करना भी काम है, और अगर कोई सिक्योरिटी का भी उनका जिम्मेवार है कि कोई आदमी अपराधी को निकल ना जाए, तो हर गेट पे आपने देखा होगा सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो चेक करते हैं, हर आदमी को चेक करने के बाद में उसको जाने देते हैं। और कोई ऐसी चीज संदिग्ध वस्तु कोई मिलती है उनके पास या कोई ऐसी अश्लील बातें पता लगती हैं तो उनको तुरंत सीआरपीएफ सीआईएसएफ को भी डीएमआरसी और सीआईएसएफ और वहाँ की दिल्ली पुलिस जो लोकल पुलिस है वहाँ की, जिनको जो कि अधिकार है किसी भी केस में केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करने का, तो ये सब मिलकर तीनों काम करेंगे तो वो होगा। एक्ट में उसको सुरक्षा के लिए और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए भी प्रावधान है उसका। उनको पूरे अपना पूरा डिटेल में एक्ट पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उनको। मैं आता हूं राव सर आपके पास, और भी बहुत सारे पहलू हैं इस मसले के, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लीगल पक्ष को जानेंगे और विस्तार से, और पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, पुलिस कैसे एक्शन ले सकती है, इसको भी हम आपसे समझेंगे। अब हम सीधे मानवी जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। मानवी जी, आप खुद एक पेशे से मॉडल हैं, खुद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। ये जो ट्रेंड चला हुआ, एक होड़ सी, एक दौड़ सी लगी हुई है लोगों के बीच खुद को सोशल मीडिया पर हिट कराने की, इस मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को डालना एक अलग पहलू है, और सोशल मीडिया पर हिट पाने के लिए कुछ भी कर जाना एक अलग सोच है। इनके बीच संतुलन कहां बिगड़ रहा है? उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी मुझसे पहले मेरे बड़े भाई ने जो बोला कि कैमरास लगे होते हैं और कंट्रोल रूम में लोगों को देखना होता है, जो स्टाफ होता है कि कैमरास हर कोच में लगा हुआ है और आपको मॉनिटर करना है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हर कोच को मॉनिटर करना और कितने तादाद में दिल्ली मेट्रो चलती है और हर एरिया को कवर करके बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैमरास और जो सीआरपीएफ के जवान है वो तो बाद में आते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है विथ हैपनिंग तो वो तो बाद में आते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस वक्त लोगों को जिम्मेवार जरूर समझना चाहूंगी कि उनकी जिम्मेदारी उतनी ही है। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कि कोई अभद्र चीज कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कर रहा है किसी के साथ या अपने साथ ऐसा कुछ कर रहा है, तो उस वक्त वो उसको आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो हर कोच में एक स्पीकर लगा हुआ है, आप उस स्पीकर पर जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हर मेट्रो के जब भी स्टेशन है वहां पे भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, पर लोगों ने कुछ नहीं करा। ये रील बनाते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली रील का, ये रील इससे बनती है क्योंकि उसके बाद अगर वो उस चीज को अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उससे व्यूज बनते हैं। व्यूज बनने से कहीं ना कहीं उनको ये मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है, तो ये हर चीज इंटर रिलेटेड है, ये पैसे का फायदा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो व्यक्ति इसकी रील बना रहा था उसके साथ आपने देखा होगा एक महिला भी बैठी थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि महिला जाहिर है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। तो जो ये रील बना रहा है बहुत काम तरीके से रील बना रहा है और काफी अच्छा टाइम लेकर के 1-2 मिनट की वो रील बना रहा है, और क्योंकि उसको वो अपलोड करेगा, अपलोड करने के बाद सोशल ये मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जांच रील बनाने वाले की और अपलोड करने वाले की होनी चाहिए। हो सकता है कि जो रील बना रहा है वो भी उसके साथ मिला हुआ हो, क्योंकि आप ऐसी चीज कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं। क्योंकि हाल से आप देखिए 2 साल हो गए हैं, दिल्ली मेट्रो में ही ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इतने ज्यादा वो वायरल हो जाती है और इतने ज्यादा उसको व्यूज मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं यूजर जो अपलोड करता है उसको बेनिफिट मिला जाता है। तो मुझे लगता है कि अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और जांच के विषय में जाना चाहिए कि जो ये इसने रील बनाया है और जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई जरूर कनेक्शन है। चलिए, मैं सीधे यहां पर अब रुख करना चाहूंगा अपने अगले मेहमान का, दीपक जी का मैं यहां पर बातचीत करूंगा। दीपक जी, यहां पर मनोविज्ञान भी जुड़ जाता है, ऐसे मामलों के अंदर मनोविज्ञान भी जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि हम जब सोशल बिहेवियर करते हैं, कहीं पब्लिकली बैठे होते हैं, तो एक शर्म हया का पर्दा सबके साथ चलता है, लोग कॉन्शियस रहते हैं अपनी इमेज को लेकर। लेकिन मेट्रो में इस समय जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियसनेस कहीं चली गई है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस मनोविज्ञान को आप कैसे देखते हैं? ये नए किस्म की विकृति है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, इसको अगर हम मनोविकृति की रूपांतर छवि देना चाहते हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की हरकत कर रहा है या रील बना रहा है, वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसको उस वक्त ये भी डर नहीं मैं रहा हूँ इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। सो आई थिंक अगर सवाल ये है कि क्या ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसे व्यक्ति की मनोस्थिति कहीं इसको विकृता की परिभाषा में डाला जा सकता है, लेकिन एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जिसको कहते हैं,
उसके मापदंड क्या हैं, कहाँ पे जाके हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये पीडीए है या नहीं है। ये एक अपने आप में एक सोशल फिनोमेना है, जो बिहेवियर आपका एक वेस्टर्न कंट्री में एक आम बिहेवियर है। आप मेट्रो में जाइए, दो लोग कपल हैं, वो हग कर रहे हैं या किस कर रहे हैं और कोई नजर उठा के भी नहीं देखता। लेकिन हमारी संस्कृति भिन्न है, हमारा कल्चर भिन्न है, हमारी अपब्रिंगिंग भिन्न है और हम उसे एक अलग नजर से देखते हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समाज का ढांचा जो है वो बदल रहा है, और ये जो बदलता हुआ सोशल फैब्रिक है इसको नकारा नहीं जा सकता। तो कहीं उस ऑब्जेक्शनेबल सीमा को डिफाइन करना एक बहुत ईमानदारी से और सक्रियता से बहुत जरूरी है। ये जो आपने रील्स दिखाई, अभी मैं देख रहा था बहुत ध्यान से, इसमें डोंट माइंड माई सेइंग इट, पर मुझे ऐसा लगा कि 70% जो रील्स थी वो कहीं एक आपत्तिजनक क्षेत्र में क्लियरली नहीं आ रही थी, उसमें कोई अश्लीलता नजर नहीं आ रही थी। बच्चे रहेगा थे दीपक जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो है जो रील्स बना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, एक वो इसके अंदर पहलू है। एक पहलू वो है जिसको अश्लीलता के दायरे में रखकर उस नजरिए से देखा जा रहा है, जहां पर आपत्तिजनक घटनाएं हुई हैं। उन तस्वीरों को हम ब्लर करके दिखा रहे हैं यहां पे, क्योंकि उनको हम दिखा भी नहीं सकते इस प्लेटफॉर्म पर बिना ब्लर किए। तो यहां पे दो किस्म की तस्वीरें, आप दो किस्म की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो उनमें भी डिफरेंशिएट करना जरूरी है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन रील्स का भी एक मर्यादा होगी, एक दायरा होगा, एक डिसिप्लिन तो होगा ना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। उस डिसिप्लिन को तो नहीं तोड़ सकते। टोटली बिल्कुल अनकंडीशनली आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें कहीं उस मर्यादा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जो लोग रील बना रहे हैं, जैसा अभी राव साहब भी बोल रहे थे और मानवी जी भी बोल रही थी, कि कहीं हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उस वक्त हम हंसी ठट्ठा ना करें, हम उसमें पार्टिसिपेट ना करें। देखिए, हम रील बना लेते हैं, उस वक्त पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में फिर हल्ला भी हम ही करते हैं, और वो हल्ला जायज है, बिकॉज महिलाओं की, लड़कियों की और किसी भी बच्चे की, व्यक्ति विशेष की सेफ्टी की जिम्मेदारी एक समाज की होती है। और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो एक भड़काऊ किस्म की एक मानसिकता को रूप दे सकती हैं। तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज टोटली राइट, कि कहीं हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो कैमरा देखें। और दो तीन बातें आपने बताई, यहाँ पे उठाई हैं दीपक जी। एक तो ये कि एक डेफिनेशन डिफाइन करनी होगी, एक परिभाषा इसकी देनी होगी, उसके दायरे तय करने होंगे। दूसरी बात, आपने संस्कृतियों के द्वंद्व से भी इसको जोड़ा है कि एक नए किस्म के सांस्कृतिक द्वंद्व में भी हम उलझे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे एक किस्म का कंफ्यूजन है कि उसे अपनाएं, किसे छोड़ें, किसे अपनाएं। ये कंफ्यूजन भी यहां पे नजर आता है। उसके हिसाब से हमारी सोसाइटी तैयार हो रही है, नहीं हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। मैं यहां पर एलन राव सर का रुख करना चाहूंगा। राव सर, यहां पर दो बातें हैं। एक तो वो है जो अश्लील आपत्तिजनक हरकतें हुई हैं, मेट्रो ट्रेन के अलग अलग वीडियोज में सामने आई हैं। एक वो है जो लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। इन दोनों ही मामलों को लेकर कानून का नजरिया क्या है? अगर हम डीएमआरसी एक्ट की बात करें, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक प्लेसेस की हम बात करें, तो क्या इसकी कोई परिभाषा निश्चित की गई है? क्या ये वहां पर एक्सेप्टेबल है नाच गाना, नाच कूद करना? क्योंकि जहां तक हमें ध्यान आता है, खाना पीना भी अलाउड नहीं है मेट्रो के अंदर। तो यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, दो बातें, दोनों अलग अलग बातें। अश्लील हरकत करना और उसकी वीडियो बनाना, ये अलग चीज है, ये ऑफेंस है, आईपीसी में भी ऑफेंस है और डीएमआरसी एक्ट में भी ऑफेंस है। और दूसरा, ये जो आपने बताया कि नाच गाना करना, बिल्कुल सही है, ऐसा करना, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस पे ये सब चीज वर्जित है, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, डीएमआरसी एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से डीएमआरसी एक्ट और उसको रोकने के लिए सीआरपीएफ, ये दोनों कर सकते हैं। और अगर अश्लील हरकतों वाली बात है, उसके साथ में अश्लील हरकतें हो रही है या किसी आदमी ने देखा है, उसको बुरा लग रहा है अश्लील हरकत देखने के बाद, तो वो भी एक कंप्लेंट कर सकता है अपनी तरफ से। अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है तो पुलिस सुओ मोटो, जिन आदमियों की फोटो उसमें आई है, उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। एक फिजिबिलिटी की बात जो है हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट है मानवी, उन्होंने उठाई है कि ये कितना फिजिबल है। इतनी सारी मेट्रो चल रही है, इतने सारे फेरे चल रहे हैं, इतने सारे वहां पे पैसेंजर आते हैं, हर रोज 50 लाख पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। एजेंसीज के लिए कितना फिजिबल है अगर उन्हें पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या यहां पर पब्लिक इनएक्शन और पब्लिक एक्शन भी बेहद जरूरी होता है? अगर पब्लिक एक्शन में नहीं है तो फिर इनको टैकल करना मुश्किल होगा। देखिए, मानवी जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इतने ज्यादा पैराफर्नेलिया, इतने ज्यादा आदमी मैन पावर हो नहीं सकता जो हर एक सीसीटीवी को वॉच कर सकते हैं।
लेकिन जो प्राइम लोकेशन है जहां पर ज्यादा चांसेस हैं जहां गड़बड़ होने के, उन लोगों को डेफिनेटली हमें अपना स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ऐसी जगह को तो डेफिनेटली वॉच करना चाहिए और वॉच करते ही तुरंत एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पुलिस का, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ का और जो कोऑर्डिनेटर है जो सीसीटीवी फुटेज को कंट्रोल रूम से देख रहे हैं उन सब का, ताकि हम समय रहते हुए इमीडिएटली पकड़े। क्योंकि ये जो मानवी जी कह रही है तो ये है कि अगर सीसीटीवी में कोई अपराध हो गया है तो उसको ढूंढने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको, वो अलग चीज है। लेकिन हमें अपराध होने तक या होने वाला अगर हो तो उसको रोक लें तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि कहते हैं कि वो बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई इलाज करने से पहले अगर रुकावट हो जाए किसी बीमारी की वो ज्यादा ठीक है। और दूसरी बात यह फिजिबिलिटी के साथ साथ ये बात भी सही है कि पब्लिक का कॉपरेशन इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी अपने आप देखना चाहिए और जो मान लो जहाँ किसी के साथ हो रहा है तो वो भी उनको इंटरवेन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और बड़ी मजबूती के साथ इसका विरोध करना चाहिए जो ऐसी बातें अगर मेट्रो में हो रही हैं तो ये पब्लिक का अवेयरनेस और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे रुक करूंगा मानवी जी का। मानवी जी, एक और जो इसमें बात उभर कर सामने आती है कि मेट्रो को एक तो सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है, इसके अलावा सुविधाजनक इसको माना जाता है, महिलाओं के लिए काफी इसको सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ऐसे भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जब इस किस्म की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो फिर एक असहज स्थिति महिलाओं के लिए भी पैदा होगी और एक हमारा जो सेफेस्ट, एक सुविधाजनक जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन से उतरेगा और वो ऐसे लोगों का कहीं अड्डा ना बन जाए, एक चिंता यहां पर यह भी खड़ी हो जाती है। बड़ा सही सवाल है आपका। देखिए, अगर मैं यहीं पे महिलाओं के लिए कोट करना चाहती हूँ कि अगर यही चीज किसी महिला के साथ किसी ने करने की कोशिश करी होती तो मुझे लगता है कि वहां पे जितने पुरुष थे वो सब खड़े हो जाते हैं उस महिला को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे अक्सर देखा है कि अगर कभी कोई दिन में या कोई ऐसे दिन दिहाड़े कोई महिला को ऐसे छेड़खानी कर देता है या कोई मिसबिहेव कर देता है तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके सपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे बात ही कुछ और है, यहाँ महिला की बात नहीं है, यहाँ वो खुद अपने आप से कर रहा है या कोई लव मेकिंग का ऐसे कोई ऑब्जेक्शनेबल रील बनाने की कोशिश इसलिए हो जाती है कि कहीं ना कहीं उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है। आप अपलोड करते हैं और आपको वहां से पैसे आते हैं। अब अभी मुझसे पहले एक पैनल बोल रहे थे कि कोई एक आपको रूल निकालना चाहिए कि कितनी किसकी लिमिटेशंस है। तो मुझे लगता है लिमिटेशंस क्या, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे कोई भी प्रकार की रील बनानी अलाउड नहीं होनी चाहिए, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप कोई एक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक को देख करके सब बनाना शुरू होते हैं यूथ को। लेकिन आज की डेट में पैसा कमाने का इतना ज्यादा भूत सवार हो चुका है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। उनका अगर बस चले तो वो मेट्रो से भी छलांग मारने की कोशिश करे और ऐसा कोई स्टंट बना करके वो अपलोड कर दे कि जिससे उनको पैसे की कहीं ना कहीं फायदा हो। क्योंकि 2 सालों से अगर आप डेटा निकाल करके देखें कि लोग इस वक्त सिर्फ मेट्रो में ही रील बनाते हैं। पहले या तो मेट्रो के अंदर रील पहले बनाते थे, अब कई बार मेट्रो के बाहर लड़कियां डांस कर रही होती हैं, वो रील बना रही होती है, ट्रेंडिंग गाने पे बनाती है कि उसके बाद वो वायरल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ऐसा कुछ हो रहा होता है मेट्रो के बाहर या अंदर, लोगों को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। और अगर लोग इतने तादाद में होते हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप इनफैक्ट एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन ही करेंगे। चलिए, मैं मानवी जी एक बात और यहां पर उठाई गई थी, जो दीपक जी ने एक पॉइंट रखा था, वो ये कि एक सांस्कृतिक द्वंद्व की स्थिति भी यहां पर दिखाई देती है। जिन बाहर की कंट्रीज का जिक्र किया दीपक जी ने कि वहां पर ये चीजें बहुत आम हैं, एक्सेप्टेबल है वहां की सोसाइटी में, लेकिन हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको अलग नजरिए से देखती है। क्या माना जाए कि 2 दृष्टिकोण यहां पर आपस में टकरा रहे हैं? एक धड़ा ऐसा भी है जो इसको अलग नजरिए से देखता है और एक धड़ा ऐसा भी है जो इसको बिल्कुल ही आउटराइटली मना करता है। क्या किसी किस्म का द्वंद्व भी आप यहां पर देखती हैं? नहीं, देखिए, कोर्ट भी कहता है कि ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो मैं तो न्यायपालिका के उससे ही जाऊंगी कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ चीजें पर्दों के पीछे ही अच्छी लगती हैं, उसको पब्लिक एरिया में नहीं लाना चाहिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं या पब्लिक एरिया में जाते हैं, मैं सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर आप मॉल में भी जाते हैं, अगर आप पार्क में भी जाते हैं, अगर आप शॉपिंग करने भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, मुझे लगता है इस टाइप की हरकतें अगर पब्लिक एरिया में करें तो इट इज ऑब्जेक्शनेबल। और हाँ जी, एक्ट के थ्रू आपके FIR भी हो सकती है, बिकॉज ये कोर्ट भी इस चीज की परमिशन नहीं देता। मैं आता हूं मानवी जी आपके पास। तो आउटराइटली यहां पर शालीनता के कुछ दायरे होने चाहिए, उन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, साफ तौर पर यहां पर मानवी जी का ये कहना है। इसके अलावा और भी बहुत से पहलू हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। एक अक्सर तर्क दिया जाता है कि भाई हमारी तो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आजादी और अराजकता में फर्क क्या है ये समझना भी जरूरी है। क्या आजादी अनुशासनहीनता का नाम आजादी है, ये समझना भी जरूरी है। राव सर, बात आती है पब्लिक की भूमिका की।
लेकिन जब पब्लिक की भूमिका की बात आती है तो पब्लिक के जहन में एक सवाल अक्सर ये उठता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो परेशानी हमें ज्यादा होगी और जिसने कुछ किया है उसे नहीं होगी। ये परसेप्शन आम है पब्लिक के बीच। इस परसेप्शन से मुक्ति पब्लिक को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर पब्लिक कोई शिकायत करती है तो उनको ये लगता है कि कहीं परेशानी में हम ना पड़ जाए। इसका क्या उपाय है? अनंत जी देखिए, ये बड़ी सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक जनरली पुलिस को या किसी और जगह पर किसी विक्टिम को मदद इसलिए नहीं करती है कि उनको लगता है कि पुलिस में जाएंगे, पुलिस केस बनेगा, गवाही होगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा और कई पुलिस के कई सवालों से इसमें जी जूझना पड़ेगा। तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होता है ये। और आम पब्लिक ये समझती भी है और ऐसा उनको महसूस भी होता है। लेकिन मैं साथ साथ ये बता दूं कि सरकार की तरफ से या दूसरा जो उनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस की तरफ से कई बार ये इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं अपने स्टाफ को कि कोई भी ऐसे पब्लिक के आदमी जो मदद करते हैं, ऐसे में कोई किसी केस के लिए प्रिवेंशन के लिए या डिटेक्शन के लिए मदद करते हैं तो उनको हरास ना किया जाए। ये इंस्ट्रक्शंस डाउन द लाइन है नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे इजाजत तभी मिल पाएगी जब ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑन ग्राउंड ये लागू हो और लोग अगर कोई ऐसी बात हो कि किसी को तंग कर रही है पुलिस अननेसेसरीली, ऐसे मामलों में तो वो सीनियर ऑफिसर्स को उसकी शिकायत करें और जो भी ऑफिसर कंसर्न जो इसको तंग करने की बात कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत करने के बाद में सीनियर ऑफिसर्स। मैं दीपक जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दीपक जी, जितने वीडियोस वायरल होते हैं और उनको अगर देखा जाए, एक मोटा मोटी अंदाजा उनसे लिया जाए तो एक खास आयु वर्ग के लोग इस किस्म की हरकतों में पाए जाते हैं, शामिल पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं। मसला यह आता है कि एक तो है कानून के नजरिए से, कानून के जरिए इनको टैकल किया जाए, एक है टीचिंग, प्रीचिंग या पनिशमेंट या काउंसलिंग। आपके नजरिए से अगर इंसान के मनोविज्ञान को देखते हुए कौन सा तरीका ज्यादा कारगर यहां पर हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे ही कहूंगा मैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे नहीं हैं, ये विकृत मानसिकता के बच्चे नहीं हैं। एक भटकाव है जो अक्सर युवा में, कुछ खास तरह के युवा में, जिनमें एक वल्नरेबिलिटी है, एक अटेंशन सीकिंग का जुनून है, किसी भी हद तक गुजर जाना है कुछ पाने के लिए अटेंशन। क्या मैं समझता हूं कि बहुत रुझान पैसा पाना नहीं है, उससे ज्यादा अपनी एक छवि को क्रिएट करना, एक आइडेंटिटी को क्रिएट करना या अटेंशन पाना है। तो मुझे लगता है इन्हें स्नेह से अगर समझाया जाए, काउंसलिंग मुहैया कराई जाए, और इसमें पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, कोर्ट की भी मदद ली जा सकती है। कोर्ट भी अक्सर ऐसे केसेस में जजेस भी हैं, उनका भी जो रुझान होता है वो एक संवेदनशील होता है, वो उन्हें अक्सर काउंसलिंग के लिए रेफर करते हैं। एंड इन अ शॉर्ट वाइल इनकी मानसिकता को बदला जा सकता है। मुझे यहाँ कहीं पे एक अपराधी जो है वो अपराध करता है, अलग तरह का अपराध करता है, वो रील नहीं बनाता, वो मनोरंजन नहीं करता। यहाँ पे कहीं मुझे ऐसा लगता है तो अपार्ट फ्रॉम दैट 20% जो मैंने क्लिप्स देखे जो आपत्तिजनक हैं निश्चित रूप से, उसके अलावा तो ये बच्चे हैं, नाच रहे हैं, वैसे ही जीवन इतना नीरस है। अब ठीक है, सबकी राय ये है कि रील्स नहीं बननी चाहिए तो मत बनाइए। लेकिन दीपक जी, लेकिन कुछ जगहों का अनुशासन भी तो होता ही है ना, उस अनुशासन को तो आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, उस अनुशासन का तो पालन करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, मैं मानवी जी का रुख करना चाहता हूं। जो सवाल मैंने पूछा दीपक जी से, उन्होंने मनोविज्ञान के नजरिए से इसकी व्याख्या की। मैं एक आम कम्यूटर के नजरिए से आपसे पूछता हूं, एक महिला के नजरिए से आपसे पूछता हूं, टीचिंग, प्रीचिंग या फिर पनिशमेंट, कौन सा तरीका आपको बेटर लगता है? तीनों ही होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे लगता है किसी ने एक हरकत कर दी है और ऐसी चीज कर दी है जो ऑब्जेक्शनेबल है और जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते समाज में, तो पनिशमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप पनिशमेंट नहीं देते हैं तो ये एक सीख मिलती है दूसरे लोगों को। आप इसको पनिश करेंगे तभी शायद कोई और व्यक्ति उठ करके नहीं आएगा और ऐसी रील बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम ये रील्स देख रहे हैं, आपने तो ब्लर करा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चेहरा क्लियर नहीं दिखता है। लोग बना रहे हैं रील, लेकिन वो अपना चेहरे के, अपनी आइडेंटिटी भी छुपाना चाहते हैं। वो सिर्फ वीडियो को वायरल करना, उनका जो इंटेंशन है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि ये रील ऐसी क्यों बन रही है, उनका इंटेंशन है कि ऐसा कुछ कंटेंट बनाए जिससे वायरल हो जाए और जो चीज बहुत मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी आ रही है। तो कोई चीज ऐसी, कोई कंटेंट बने और जो चीज वायरल हो। और मुझे लगता है कि 50% लोगों को अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा
कंट्रीब्यूशन है इस क्राइम को आगे बढ़ाने का। मैं क्राइम ही बोलूंगी बिकॉज ये ऐसी चीज है जो बच्चे भी देखते हैं, और आप ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर ये चीज जाती है तो बच्चों पे बहुत खराब असर होता है। 50% इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि अगर आप कोई चीज बनाते हैं और आप ऐसी चीज अपलोड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक हो गई है, और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। एक सवाल और है मानवी जी, मैं उस पर भी आपसे आऊंगा, लेकिन पहले मैं राव सर की प्रतिक्रिया देखने यहां पर लेना चाहता हूं उस मसले पर। राव सर, जब हम बात करते हैं किसी नियम कायदे की, एक अनुशासन की, तो उससे जुड़ी व्यवस्थाएं भी हम विकसित करते हैं। कि नया चैलेंज, एक नई चुनौती इस समय सामने है इस रूप में। तो जैसे हम प्लेन्स वगैरह में देखते हैं, एयरलाइंस में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है या फिर एयरलाइंस से जुड़े, एविएशन से जुड़े नियम कायदों को तोड़ता है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है प्लेन में यात्रा करने से। कई मामले ऐसे सामने आए हैं। अगर क्या ऐसी व्यवस्था मेट्रो में संभव है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, डिजिटल का जमाना है। क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक तरीका यह भी हो सकता है इसको टैकल करने का? देखिए आनंद जी, एविएशन एक्ट में तो ऐसा प्रावधान है कि कोई ऐसा आदमी नोटिस में आता है तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है ट्रेवल के लिए। लेकिन डीएमआरसी एक्ट में ऐसा नहीं है, और उसमें ये सोचा जा सकता है, ये अच्छा सुझाव है आपका, इसको देखा जा सकता है, और इसमें अगर है तो इसको कानून के दायरे में लाया जा सकता है कि कोई ऐसा आदमी काम करता है तो उसको मेट्रो में ट्रेवल करने से रोक दिया जाए, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। साथ साथ मैं एक बता रहा हूँ, जो वही आप पूछ रहे थे, टीचिंग प्रीचिंग और एक्शन की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ कानून के हिसाब से एक्शन लेना और सजा देना तो अलग चीज हो गई है, लेकिन उससे पहले हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम अपने सभी जो लोग हैं उनको समझाएं, बताएं, और वो उनको समझ में भी आए और वो ऐसे कामों से बचें। क्योंकि अपराध में अगर कोई लिप्त हो गया तो उसके परिणाम बड़े गहन होते हैं और उसका आगे पूरा जीवन खराब हो जाता है अपराध बनने के बाद में। तो हम सबको चाहिए, अपने सभी समाज के लेवल पे चाहिए, परिवार में और समाज में सभी को चाहिए कि इस प्रकार से कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह पे। मानवी जी, आप क्या सोचती है, क्या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो समझाने पे भी नहीं समझ रहा और ये चुनौती बढ़ती है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि यात्रा से ही ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, उन्हें चिन्हित कर दिया जाए, चिन्हित करना आसान हो जाएगा? बिल्कुल सही। देखिए, जब तक डर नहीं होता, आप देखिए कई फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे अपराध नहीं होते। वहां क्यों अपराध नहीं होते? वहां पे भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पे डर है कि अगर हमने कोई अपराध किया और हम पकड़े गए तो निश्चित है हम पकड़े जाएंगे और उसके बाद हमारे को सजा होगी। तो यहाँ पे क्यों ये लोग ऐसे रील्स बना रहे हैं? यूथ इस वक्त पागल हो चुकी है, इस वक्त बिल्कुल हाई हेडेड हो गई है कि हमें रील्स ऐसे बनानी है, और उनको सिर्फ दिल्ली मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही मिलता है। कभी वो एयरपोर्ट पे बनाते हैं, कभी दिल्ली मेट्रो के अंदर, कभी दिल्ली मेट्रो की जो बाउंड्री है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और ये सीख मिलेगी दूसरे युवाओं को कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं, तो फिर हम पे कंप्लेंट हो सकती है, हम पे एफआईआर हो सकता है, और इट्स द पनिशेबल ऑफेंस, फाइन भी होएगा और पनिशमेंट भी मिलेगी। और एक कमेंट, लास्ट कमेंट एक दीपक जी से मैं यहां पे लेना चाहूँ। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई सुझाव? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष ठीक हैं। कहीं एक मर्यादा का जो है सम्मान बहुत जरूरी है, उस डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। और जहां देखिए मेट्रो सफर के लिए है वो सुरक्षित होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मिसडायरेक्टेड है तो समाज का एक दायित्व बन जाता है कि हम उसको सही दिशा जो है मुहैया कराएं। वहां पे मुझे लगता है समझाने से 70 से 80 से 90% जो मामले हैं वो सुलझ जाएंगे। उसको बहुत, मेरे को लगता है, संजीदा तरीके से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे एक मेजर लाइन क्रॉस हो रही है और हमें कहीं एक पनिशमेंट की दरकार है, तो बाय ऑल मींस लॉ सबके लिए और उनके लिए भी है, और उसको इट शुड टेक इट्स कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मानवी जी का और एलन राव सर का, जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।